जय हिंद। हमें ना लोगों पे नज़र नहीं रखना, हमें खुद पे नज़र रखना है कि मेरा माइंड किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा तो हम अपने माइंड को पकड़ेंगे और पकड़ कर को कहें कि बेटा वो रास्ता गलत है, सही रास्ते पर चलो। और पढ़ने के लिए दोस्त लाखों लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि जो वैकेंसी आते हैं सीट लिमिटेड रहते हैं और आपको उसी में आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो लोग दिल्ली, ढाका, मुंबई, पंजाब सगरों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, रिवीजन सबसे बड़का हथियार है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन कई लोग नहीं करते हैं, तो खैर नहीं करते हैं तो उनकी बात की बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। अब देखिएगा, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा गया है, कौन सी परत पाई जाती है, तो इसको हम रिवीजन भी कर लेंगे डायरेक्ट तरीके से। देखिएगा, सबसे निचला मंडल की बात बोलते हैं तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं क्या, तो क्या कि समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। और इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं आयन मंडल। और इसको बोलते हैं क्या, तो वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल बोलते हैं। और इस सभी चीजों को अंग्रेजी में हम अगर चिपकाते हैं तो देखिए, क्योंकि ऑप्शन में अंग्रेजी में चिपका दिया है, तो एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर इसको वायुमंडल को बोलते हैं। आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब देखिए, यही पूछा था ना कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर है, ऊपर में कौन सा परत है, तो समताप मंडल, अंग्रेजी में चिपकाया है स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्त, तो क्षोभ मंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्षोभ मंडल है, इसकी बात कर देते हैं, औसत ऊंचाई की बात कर देते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, ठीक है। बात कर देते हैं इसमें कि देखिएगा, इसमें बादल बनते हैं, इस मंडल में आपको बादल बनते हैं, आंधी आएगा, ठीक है, आंधी, तूफान, सब इसी मंडल में आते हैं। तो क्या इसमें वायुयान संभव है उड़ाना, क्योंकि वायुयान उड़ना संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज आते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा वायुयान को उड़ाने में, ठीक है। तो ये वायुयान उड़ना संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे तो उड़ते हैं बट सही ढंग से नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज का सामना उसे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब क्षुमंडल हम पढ़ ही रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि 165 मीटर अगर हम ऊंचा जाएंगे ना, ऊंचा ऊपर में जाते हैं, तो पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है। या इसको एक रूप में और बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हमें 6.4 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है, टेम्परेचर कम जाएगा सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात कर लेते हैं किसको, स्ट्रेटोस्फेयर की। देखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी ऊंचाई की बात कर देते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो ये 50 किलोमीटर। अब मत फड़गोल नहीं कर लीजिएगा कि यहाँ पे 50 है, कहीं और कुछ रहता है, इतना नॉर्मल आपको औसतन लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। बात कर देते हैं क्या कि इसमें बादल बनेंगे, तो देखिएगा, देखिए इसमें बादल की बात कर देते हैं तो इसमें बादल आपको ना बनेंगे, ना बादल बनेंगे, ना आंधी आएगा, ना तूफान आएगा, ठीक है। ये सब हो गए तो कहे कि ना ये सब नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा तो क्या वायुयान को उड़ाने के लिए एकदम सबसे बेस्ट तो स्थान है, तो कि हाँ वायुयान दम यहाँ पे उड़ने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। अब अभी हमने बताया कि यहाँ पे बादल वगैरह नहीं बनते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का बादल बनता है, विशेष प्रकार का बादल बनता है, विशेष बादल बनता है। उस बादल को भी पूछा जाता है, क्योंकि इससे तो बादल बनते नहीं, लेकिन एक विशेष प्रकार का बादल बनता है, तो ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं उस बादल को, तो मदर ऑफ फॉल्स क्लाउड, क्लाउड, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, बात कर देते हैं इसमें की बात कर देते हैं ओजोन परत। ओजोन परत की अगर हम बात कर देते हैं तो ओजोन परत आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। कई जो भूगोलवेत्ता हैं वो कहते हैं ना कि ओजोन परत एक अलग परत है, ठीक है। कई भूगोलवेत्ता बोलते हैं बट किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन मानते हैं ऐसा। तो ये ओजोन परत की जो ऊंचाई की बात कर देते हैं तो 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक होता है। ओजोन परत क्या करता है, तो ये परावैंगनिक किरणें है ना, परावैंगनिक किरणें, ये परावैंगनिक किरणें से हमें क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। अब ये परावैंगनिक किरणें से रक्षा करता है, ठीक है।
अब पता है कि ओजोन परत का भी क्षय हो रहा है। आप जानते हैं कि ओजोन परत का जो क्षय होता है किसके से होता है, तो ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ये क्लोरोफ्लोरो आखिर कार्बन निकलता कहाँ से है, बात तो यहाँ पे आ जाता है ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा कहाँ से, तो निकलने की बात करते हैं ना, तो एसी का प्रयोग करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, तो हाँ अरे ये सब का तो करते हैं, तो ये सभी से आपको क्या होते हैं, CF से निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सक्रिय क्लोरीन होते हैं, सक्रिय आपको क्या होते हैं, तो क्लोरीन होते हैं। अब ये सक्रिय क्लोरीन जो है ये ओजोन को, ये O3 जो ओजोन का ये सूत्र होता है, ये भी ध्यान दीजिए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3, इसको क्या कर देता है, तो ये इसको क्षय कर देता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो कम जाती है, ठीक है। आप ये भी सुनते होंगे कि ओजोन परत में छेद हो गया, तो छेद का मतलब ये है कि ओजोन परत की वहां पे मोटाई जो हो गई है कम हो गई है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर बात कर देते हैं ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होता है, तो इसका होता है डॉप्सन। डॉप्सन, ये भी ध्यान दीजिएगा कि डॉप्सन इसको क्या है, इसकी मोटाई है, परत की मोटाई मापा जाता है डॉप्सन से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, बाकी फिर सीक्वेंस में आगे पढ़ते चले चलेंगे। इसका आंसर तो मिल गया। चलिए क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। अब देखिएगा सबसे पहले की सूर्योदय की बात कर देते हैं, तो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया है तो कहिए कि हाँ दोस्त ये इंडिया तो है। अब इंडिया है, अब हमने एक रफ मैप ले लिया है, ठीक है, किसका रफ मैप लिया है, तो देखिएगा समझ जाइएगा कि किसका हमने रफ मैप लिया है, ठीक है। रफ मैप हमने एक ले लिया है, ठीक है, किसका रफ मैप ले लिया है, तो ये हमने ले लिया है पूरे वर्ल्ड का। हमने एक रफ मैप लिया है किसका, वर्ल्ड का एक हमने रफ मैप ले लिया है, ठीक है। ठीक है, एक रफ हमने मैप लिया है वर्ल्ड का, जिसमें से अगर हम बात कर देते हैं, सबको दिखाते हैं, न्यूयॉर्क की बात कर देते हैं, तो दोस्त न्यूयॉर्क पड़ता है कहाँ जानते हैं ना, ये अमेरिका में पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है, तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य जो होता है पूर्व में होता है, तो पूर्व तो इधर है ना, तो यहाँ तो खत्म हो गया। हांगकांग की बात कर देते हैं, तो ये चाइना में पड़ता है, और यहाँ पे क्या है, तो जापान है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जापान मिलेगा। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जापान में ही होगा ना, उसके बाद ना हांगकांग होगा, तो ये भी खत्म हो गया हांगकांग। नई दिल्ली तो खैर यहाँ पे है, तो ये तो काफी दूर पे है, ये भी खत्म, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपको जापान हो जाएगा। इसलिए जापान को पता है क्या बोला जाता है, जापान को उगते सूरज का देश बोला जाता है, उगते सूरज का देश। तो पूछेगा कि उगते सूरज का देश किसे बोला जाता है, तो यही जापान को काहे बोला जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखिएगा, ये बोला गया कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। देखिएगा भू स्थिर उपग्रह यानी सैटेलाइट की बात में बोला जा रहा है, GSLV के बारे में बोला जा रहा है। तो वो जैसे में जिस तरह से पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी किधर की ओर घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है दोस्त पूर्व बोल रहे, पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर की ओर घूमती है, तो पश्चिम से किधर की ओर, पूर्व की ओर घूमती है। अब ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, तो सैटेलाइट वगैरह जो हम छोड़ते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है, तो सैटेलाइट भी जो होते हैं इसी दिशा में ऐसे घूमते हैं, ठीक है, समझ गए। क्यों ऐसा क्यों, जैसे मैं अगर आप मान करके चलिए कि हम टीवी देख रहे हैं, अगर घूमने की दिशा अलग हो जाए, तो सुनिए कि एक बार सिग्नल मिला, सिग्नल जैसे जैसे ऐसे ये घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे भी ये घूम रहा है, तब तो हम लोग को सिग्नल लगातार मिलते रहता है। टीवी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एक बार सिग्नल मिला, और फिर उसके बाद 24 घंटा के बाद थोड़ा सा मिलेगा, और फिर थोड़ा देर के बाद खत्म हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये इसीलिए आप समझिए कि एकदम पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है सैटेलाइट, ठीक है। तो किधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा क्या बोला गया कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, कितना आगे है। चलिएगा समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के बात कर देते हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं देशांतर बोलते हैं, ठीक है, देशांतर बोलते हैं। अब ये देशांतर कितना है, तो देशांतर 360 गो है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक चक्कर पृथ्वी जब घूमती है, तो वहां भी 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो 24 घंटा में पृथ्वी जो होता है एक चक्कर लगा लेता है, ठीक। चलिए एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं पहले। अब ऐसा तो होगा 360 डिग्री देशांतर है, तो जो यहाँ से की अगर बात कर देते हैं, तो यहाँ एक ग्रीनविच शहर है, ठीक है, ग्रीनविच शहर
ये ग्रीनविच शहर कहाँ पड़ता है दोस्त? तो कहिए कि इंग्लैंड में पड़ता है। अब यहाँ से 0 डिग्री देशांतर को इसमें एक मान लिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक सेब है तो सेब को अगर हमको वर्टिकल काटना है, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल अगर काटना है तो वर्टिकल कहीं से भी काट लीजिए, वो बराबर बराबर भाग में ही कटेगा। हॉरिजॉन्टल अगर आपको काटना रहेगा तब आपको विषुवत रेखा एकदम याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकल में जैसे मैं समझ लंबे लंबे काटना है तो कहीं से भी काटिए बराबर बराबर ही कटेगा। तो क्योंकि डोमिनेंस किसका था? इंग्लैंड का था, तो अपने देश से ही गुजारा। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो ये इंग्लैंड से गुजरता है, ग्रीनविच शहर से, ठीक है। और हमारा देश जो है, ये हमारा देश कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये हमारा देश जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा देश स्थिर है, ठीक है ना? है कि नहीं है? तो कहिए कि हाँ है। और अच्छा समझाया, चलिए अच्छा समझाते हैं। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो गया, और ये हो गया हमारा कर्क रेखा, और ये हमारा देश एक छोटा सा देश इस जगह पर ऐसे है खड़ी, है ना, और ये मकर रेखा हो गया, है ना जी। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर हमने कहा बोला कि यहाँ से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ पे देशांतर हमने लिख लिया, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। और हमारा देश जो है यहाँ से ये है देशांतर जो गुजरता है, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री देशांतर यानी पूर्व की ओर है तो पूर्व की ओर हम बोलेंगे, इधर पूर्वी है ना। अब देखिएगा 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर पर हमारा देश स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा अभी हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? 24 घंटा वाला की। यानी 24 घंटा में पृथ्वी जो होता है 360 डिग्री यानी एक चक्कर तो लगा लेगा, यानी 360 डिग्री देशांतर घूम लेगा, यानी घूम लेगा कि नहीं घूम लेगा? 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेगा ना। चलिए हाँ, तो 1 घंटा में कितना घूम लेगा? तो 360 बट्टा में 24, ठीक है। तो 12 दूनी के 24, अब बढ़ती आई के 36, 0 और 2 से कितना हो गया? तो 15। यानी बोले तो 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूम जाएगा, ठीक है। यानी कहने का बात अगर हम समझाएं आपको अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से ये समझाएंगे कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठ करके चल रहे हैं, तो 1 घंटा में हम कहाँ पे, यानी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूम जाएगी? तो यानी यहाँ पे आ जाएगी, मान करके चलिए यहाँ पे 15 डिग्री है, तो यानी पृथ्वी 1 घंटा में यहाँ पे आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और फिर 1 घंटा में फिर 15 डिग्री बढ़ जाएगी, फिर अगले घंटा में फिर 15 डिग्री से बढ़ेगा। समझ गए ना? ये हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर? तो कहिए 15 डिग्री देशांतर तो घूम जाती है, रोटेट हो जाती है। तो इसको 60 मिनट कर लें तो 60 मिनट में कितना? तो 15 डिग्री देशांतर। तो इसीलिए 1 मिनट में कितना? तो 15/60 यानी 15 चौके 60। तो यानी बोले तो 1 मिनट में 1/4 डिग्री देशांतर घूम जाएगा। अरे तो पॉइंट में इसको काहे रख रहे हैं 1/4 डिग्री देशांतर? इसको का कर लीजिए, 4 से गुना कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा, तो 4 से इसको गुना कर दीजिए ऊपर में, ठीक है। तो 4 मिनट में कितना डिग्री घूम लेगा? तो 4 मिनट में इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा ना, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा दोस्त? तो कहिए 4 मिनट का समय लगेगा भाई। समझ में आ गया? 1 डिग्री देशांतर अगर पार करना है तो 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। और अभी हमने चिपकाया नहीं है, जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। अब 1 डिग्री देशांतर हमको जब पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो कितना मिनट? तो कहिए कि 4 मिनट लगता है दोस्त, लगता है ना। तो यहाँ 82.5 डिग्री पार करवा लेते हैं पहले। तो 82.5 में अगर 4 से गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी के 8 और 4 8 32, यानी इतना मिनट। और ये हाफ डिग्री अभी और बचल है, तो यानी हाफ डिग्री देशांतर। तो हम अभी देखें कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री देशांतर में कितना? तो 2 मिनट। तो 2 मिनट इसको और जोड़ दीजिए, तो 328 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहिए कि 330 मिनट। 330 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? तो कहिए कि हाँ 330 मिनट हो गया। अच्छा, इसको घंटा में बदल देते हैं, तो घंटा में बदल दीजिए। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? तो 60 से इसको अगर भाग देंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा क्या? बदल जाएगा, तो बदल जाएगा घंटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो भाग दे दीजिए 330 और भागा 60, तो 6 बचे 30, यानी 300 हो जाएगा, बच गया कितना हो गया?
तो 30 बच गए। तो कितना आ गया, तो 5.30/60 और बोले तो 3 दूनी के 60 और बोले तो 5.1/2 घंटा। घंटा आ गया ना। तो यही पूछा गया था कि कितना घंटा आगे है, यहाँ से कितना घंटा आगे है, देख लीजिए कितना घंटा आगे है हमारा समय, तो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि पूरब में है तो आगे ही रहेगा ना, अब पश्चिम में रहता तो पीछे होता है, तो 5.5 घंटा आगे है। देखे कैसे निकालें, जो पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूछ रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर, या पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री देशांतर पर दिन के 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 90 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा, तो क्या नहीं निकाल लीजिएगा, क्या सिंपल है कि नहीं है। दे रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री देशांतर पर कितना टाइम होगा, बस उसी समय कितना टाइम होगा, बस इस तरीके से निकालना। समझ में आ गया, तब ना आप समझते होंगे। आप समझ रहे हैं कि कहीं सुनते हैं ना कि कहीं दिन हो रहा है तो कहीं रात हो, कहीं सुनते ना कि अच्छा अमेरिका में इस टाइम दिन है तो काहे है, रात है काहे है, इस तरीके से समझ में आ गया, इसी तरीके से होता है। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। देखिएगा मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। देखिएगा आइसोनॉर्मल की अगर बात कर देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मानचित्र पर, यहाँ पे लिख देते हैं कि मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है, तो ये आइसोनॉर्मल कहलाती है। बात कर देते हैं किसकी, तो आइसोगोनल्स की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर समान चुंबकीय भिन्नता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये आइसोगोनल्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा बात अब यहाँ पे आता है आइसोबात क्या होता है कि मानचित्र पर, ऐसे हो जाए दोस्त, हाँ, मानचित्र पर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोबात कहलाती है। हमें पूछा था कि समान गहराई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे क्या बोला गया है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। देखिएगा ठंडी और शुष्क वायु के बारे में पूछा कि कौन है। हरिकेन की बात बोलते हैं तो ये तो चक्रवात है, ये आपको अमेरिका के पास में आता है तो ये तो खत्म हो जाएगा। टॉर्नेडो जो ऐसे ऐसे चलता ना है तो ये तो हवा, तो ठंडी तो नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोन तो ये तो चक्रवात है, तो खत्म हो गया। हमें पूछा गया था ठंडी और शुष्क हवा, तो ये है बोरा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये ठंडी हवा है, ठीक है। चलिए अगर आपसे हम पूछ दे कि चिनुक की अगर बात कर देते हैं तो ये कौन सी हवा है, तो ये गर्म हवा है, ध्यान दीजिएगा, ये गर्म हवा है, ठीक है। चलिए ये भी पूछा जाता है ये क्या है, तो क्या कि गर्म हवा है। बोरा की अगर बात कर देते हैं तो ये आपको क्या हो गया, ठंडी और शुष्क हवा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। आगे पूछा गया है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जाता है, तो उसे जो पार किया जाता है उसे बोलते हैं फियोर्ड, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फियोर्ड। जो इस तरीके से होता है ऐसे, और उसको आप पार कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन से हम छाटते हैं, देखिएगा कैसे छाटते हैं ऑप्शन से। देखिएगा एटॉल की बात कर देते हैं तो ये प्रवाल भित्ति होता है। तो जैसे मैं आप ये ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर देते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते हैं कि नहीं, तो ये क्या है, तो एटॉल प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो ये तो टॉल तो इसी खत्म हो गया, यानी प्रवाल भित्ति है, तो ये तो खत्म हो गया। लैगून के बारे में तो कैसे जानते होंगे कि ये जैसे में ये एरिया है और यहाँ पे जो एक मुख्य भूमि के अंदर पानी आ जाता है और जो समुद्र का पानी आ जाता है और फिर इसके बाद ये वाला बंद हो जाता है, तो ये जो झील का निर्माण होता है उसे बोलते हैं लैगून झील, ठीक है। जिसमें से सर्वाधिक अच्छा उदाहरण आपको चिल्का झील देखने को मिलता है। चिल्का झील, ये चिल्का झील आपको कहाँ मिलता है, तो ये उड़ीसा में। तो ये कैसा झील है, तो लैगून झील है, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। रीफ तो होगा नहीं, रीफ तो खैर समझ में करते हैं कि क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो
तो 1 हो जाएगा, फ्योर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी। चीजों को समझिएगा, यहाँ पे हम रटवाएंगे नहीं। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। देखिएगा, बात कर देते हैं 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। ये डेट बाद में याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, पूछा क्या गया है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध ऊपर में ये बोला तो है पूरा उत्तरी गोलार्ध, इधर है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी, लंबी रात्रि कब होगी। आप मान करके चलिए कि सूरज की किरणें यहाँ पे चमक रही है, ठीक है, और एक ठो मकर रेखा पे चमक रही है, ठीक है। देखिएगा, अगर सूरज की किरणें मकर रेखा पर चमक रही है तो यानी पूरा सूर्य की किरणें तो एकदम मकर रेखा पर तो एकदम पूरा सीधा पड़ रहा है। तो जब सीधा पड़ रहा है दोस्त, तो दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात कर देते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा, तो कहिए कि सबसे बड़ा दिन तो भैया 22 दिसंबर को ही हो जाएगा, 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। जब सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा भाई, ठीक है, तो रात क्या होगा भाई, 22 दिसंबर का रात क्या होगा, तो रात कहिए कि सबसे छोटा होगा, रात सबसे क्या होगा, तो छोटा होगा। देखिएगा, समझिएगा ठीक से। अगर सूरज की किरणें कहाँ पे है, सूरज की किरणें यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, मकर रेखा पर है, तो मकर रेखा पर है तो 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य की किरण लगातार चमक रही है, ठीक है, एकदम पूरा किरण जो होगा एकदम डायरेक्ट इस पर मार रहा है। और यहाँ पे हम कर्क रेखा पर देख रहे हैं तो तिरछा जा रहा है, तिरछा जा रहा है कि नहीं जा रहा, अब खुद बताइएगा। कर्क रेखा पर देखिए कि सूर्य की किरणें तिरछा जा रहा है, तो क्या वहां पर गर्मी पूरा पड़ेगा, यानी सूर्य की किरणें पूरा तरीके से जाएगा, तो क्योंकि ना भाई नहीं जा पाएगा। जब सूर्य की किरणें भैया ना जा पाएगा तब क्या कहते हैं, जब सूर्य की किरणें ना जा पाएगा तो क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। जो आप गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम जानते हैं ना, बस इसी से निकल जाएगा, ठीक है। अब चीज को समझना है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि पूछा है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि पूछा है, ठीक है। अब देखिएगा, चीजों को समझा रहे हैं, बस समझते जाइएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम तो भाई ये बोल रहे हैं ना कि सूरज की किरणें कहाँ पे है, अभी मकर रेखा पर है ना, क्योंकि हाँ है। तो 22 दिसंबर का दिन हमने देखा, तो 22 दिसंबर का दिन जब सूर्य मकर रेखा पर है तो 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन हो रहा है, दिन सबसे बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, दिन सबसे बड़ा हो रहा है और रात सबसे छोटा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज की किरणें तो पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है ना, बोलिएगा खुद से, सूरज की किरणें यहाँ पे तो पहुंच नहीं पा रही है ना, तो बोलिए कि ना दोस्त, ना पहुंच पा रही है, ठीक है। कहाँ पे, तो कहिए कि कर्क रेखा पर, यहाँ तो समझ गए। अब सूरज की किरणें को हम कहाँ पे लेकर के चलते हैं, अब हम लेकर के चलते हैं कहाँ पे, तो अब हम लेकर के चलते हैं कर्क रेखा पर चलते हैं, यानी सूरज की किरणें यहाँ पे कहाँ पे, कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है दोस्त, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आ गई है। पहले तो दक्षिणी गोलार्ध में थी, उत्तरी गोलार्ध में आ गई है। और हमें पूछा ही भी क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी, ये पूछा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी, तो अब देखिएगा खुद से, यानी जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर होगा तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। और रात क्या होगा दोस्त, तो रात छोटा होगा, समझ में आ रहा है, रात क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब जब दिन यहाँ पे सबसे बड़ा हो रहा है, कि जब सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में है तो दिन सबसे बड़ा यहाँ हो रहा है और रात सबसे छोटा हो रहा है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी, तो सबसे लंबी रात्रि देखिए, फिर से हम अब आते हैं कहाँ पे, तो मकर रेखा पर आते हैं, ठीक है।
अब हम वक्र रेखा पर आते हैं। दोनों चीज को हमने समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम दोनों चीज को फ्रेश से समझा दिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगा, यही पूछा है ना। तो देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगा। 22 दिसंबर के दिन की बात किया जा रहा है। तो 22 दिसंबर का दिन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं तो सबसे बड़ा, तो 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा, तो उसी दिन तो हो जाएगा ना उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा। अब समझ में आ गया। 22 दिसंबर के दिन की अगर बात कर देते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा, यानी सूरज की किरणें 22 दिसंबर को यहाँ पे चमक रही है, यहाँ पे, तो क्या 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें पहुंच पा रही है दोस्त, बोलिएगा। नहीं ना। अरे 22 दिसंबर की बात बोल रहे हैं, तो 22 दिसंबर की बात बोल रहे हैं तो दिन सबसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात कर दे रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में रात्रि सबसे लंबी कब होगी, बस 22 दिसंबर को। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। और समझ में किन्हीं को ना आया होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें किसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। थोड़ा इस पर टाइम हम देंगे अच्छे तरीके से और समझाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को, हम मानते हैं कि कन्फ्यूजन होता है। चलिए, क्या बोला गया है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। तो एक ग्रह है कौन, शनि है। ये शनि ग्रह की बात कर देते हैं तो शनि ग्रह पर क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो ये हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आपको ये 1 देखने को मिलेगा। शुक्र की बात कर देते हैं तो शुक्र क्या होता है, इसे आपको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोल सकते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा इसे बोला जाता है। ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये सभी ग्रहों के विपरीत ये घूर्णन करता है, यानी किधर की ओर घूर्णन की अगर बात कर देते हैं तो ये कैसे करता है, तो ये करता है पूरब से पश्चिम की ओर करता है, पूरब से पश्चिम की ओर करता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह तो बता ही दिया हमने, ठीक है। मंगल की बात बोलते हैं तो इसे लाल ग्रह बोला जाता है, इससे लाल ग्रह बोला जाता है। और वरुण की बात बोलते हैं तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि यह एक गर्म धारा है। हाँ, इसके लिए अब देखिएगा, हम पूरा अच्छे तरीके से आपको एक मैप हमने ऐड करके रखा है, अब हम बताते हैं आपको। देखिएगा, चीजों को समझते हुए बढ़ता है, ठीक है। देखिएगा, ये की बात कर देते हैं, ये तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, इसको है विषुवत रेखा है, इसी को तो बोलते हैं ना विषुवत रेखा। ये क्या है, तो भैया ये तो मकर रेखा है। ये क्या है, तो ये कि कर्क रेखा है, यही है ना कर्क रेखा, भारत को बीच बीच भाग से बांटता है जो। अब देखिएगा, ये जब विषुवत रेखा की अगर हम बात बोलते हैं तो विषुवत रेखा में जब हमने आया तो 5 डिग्री यहाँ से लेके 5 डिग्री यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम बेल्ट। ये डोल्ड्रम बेल्ट क्यों बोलते हैं, जिसमें सूरज की किरणें जो होती है अधिकांशतः समय में आपको यहाँ पे जब पड़ती है तो यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी पैदा होगा। जब गर्मी पैदा होगा दोस्त, तो यहाँ के जितने भी जो हवा होंगे वो हवा होंगे, क्या होगा, हवा होकर के उठ जाएंगे, गर्म होकर के उठ जाएगा और उठ जाएगा ऊपर चला जाएगा। अरे हल्का होगा तो ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाएगा तो अभी हम बता करके निकले हैं कि 165 मीटर ऊपर हम जाएंगे तब क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी होगी। यानी 1 किलोमीटर अगर ऊपर चल जाएगा तो कितना 6.4 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में कमी होगा ना। हवा ऊपर जा रहा है तो इसका कहने का मतलब कि ऊपर जाकर के हवा ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही हवा ठंडा होगा दोस्त तो हवा तो भारी हो जाएगा, और जब हवा भारी हो जाएगा तो हवा भारी होने के साथ साथ वो क्या हो जाता है, उसमें नमी आ जाता है, ठीक है। यानी क्योंकि बहुत सारे आप वेपोराइजेशन हो रहा है, बाष्पीकरण की क्रिया भी हो रहा है, साथ साथ समुद्र में बाष्पीकरण की क्रिया हो रहा है, सब ऊपर उठते जा रहा है। अब वो सभी जो हवा
हैं जो सब क्या हो जाएंगे, चिपचिपा हो जाएंगे, और चिपचिपा हो जाएंगे तो चिपचिपा होकर के भी भारी हो गए हैं, ठीक है, और इससे ठंडा होकर के भी भारी हो गए, और वो सभी के सभी फिर एक बादल का रूप ग्रहण करते हैं और फिर वही वर्षा करवाते हैं। तो इस क्षेत्र में तो पानी तो लगातार बरसता रहता है, बरसते रहता है, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब कि इस क्षेत्र को समझ गए कि यहाँ पे जो होगा गर्म होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या होगा, तो गर्मी होगा। विषुवत रेखा के आसपास के एरिया की हम बात कर देते हैं तो कहे कि हाँ, ठीक है। तो जब गर्मी होगा तो यहाँ से एक धारा इधर की ओर चलती है, ठीक है, इधर की ओर चलती है, इधर की ओर चलती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इस धारा को हम लोग बोलते हैं कि उत्तर विषुवतीय अटलांटिक, उत्तर विषुवतीय अटलांटिक जलधारा। अब ये जलधारा यहाँ से पहुंचती है यहाँ पे पहुंचती है, इसको बोलते हैं एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा। अब आपको देखिएगा, याद नहीं रखना नहीं कि कौन गर्म होता है कौन ठंडा होता है, अब खुद जान रहे हैं कि विषुवत रेखा से जब चल के जा रही है हवा तो भैया वो गर्मी होगी ना, वो गर्मी होगी, तो क्योंकि हाँ गर्मी होगा। अब ये धारा यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचने के बाद हम कौन सा कलर लें, ये वाला लेते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए, इंटलीज जलधारा तो हमने देखा। अब ये जलधारा यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे इधर आती है, इसको बोलते हैं केनी जलधारा, यहाँ पे आ जाती है। ये वाला जब अभी मैक्सिको के खाड़ी जो देख रहे हैं ना, अभी तो इसका नाम चेंज कर दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। तो ये वाला को जो जलधारा बोलते हैं इसको बोलते हैं केनी जलधारा। क्या बोलते हैं, तो केनी जलधारा। तो आप खुद बताइए कि केनी जलधारा जो है गर्म जलधारा है या ठंडा जलधारा है, तो आप बोलिएगा कि ये तो गर्म जलधारा है क्योंकि नीचे से भी जा रहा है, और यहाँ से एक जलधारा इधर बहती है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये हवा ऐसे जा रही है, जलधारा जा रही है और दोनों मिल जाती है, और ये वाला क्या कहलाता है, तो कि गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। अब खुद बताइए कि गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है कि ठंडा जलधारा है, तो कहेगी भाई अभी तो ऊपर की ओर जा रही है तो गर्मी जलधारा है, और यहाँ से बहते हुए फिर ये इधर चल जाती है, ठीक है, इधर चल जाती है, एगो इधर और इधर, ठीक है। तो इधर की ओर जो जलधारा चली जाती है उससे बोलते हैं नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन जलधारा। ये नॉर्वे आपको एक देश यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बस याद रखिएगा, नॉर्वेजियन जलधारा। और यहाँ पे की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे जो जलधारा यहाँ पे जो आपको आती है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा, ठीक है, समझ गए। चलिए, अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं। अब क्या होता है ना कि ऊपर से जलधारा एक इधर की ओर आती है, ठीक है, तो ऊपर से जलधारा इधर की ओर आती है और इधर से भी आती है जलधारा, ठीक है, इधर से जलधारा आती है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। आप खुद बताइएगा, जब ऊपर से आ रहा है तो हवा ठंडा, जलधारा ठंडा होगा गर्म, तो कहेगी दोस्त ऊपर से आ रहा था तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ठंडा, ठीक है, ये हो जाएगा ठंडा। इसको हम ऐसे करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। और इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, ठीक है, लेब्राडोर जलधारा। अब ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे मिल जाती है, और गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे काफी संख्या में मछली उत्पादन वहाँ पे होता है, मतलब मछली वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पर देखते हैं, अभी और जाइए, अभी ऑप्शन पर नहीं जाते हैं, अभी और बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, अभी और बता रहे हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कौन सा कलर लें, चलिए ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला लिया। अब देखिएगा, इधर की ओर जलधारा भी बह रही है, तो क्योंकि हाँ दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम अलग जलधारा लेते हैं, जलधारा के, चलिए ये लेते हैं, लाल लेते हैं, अलग कलर ले लिए। इधर की ओर तो जलधारा बह रही है, तो ये गर्म है कि ठंडा, तो क्योंकि ये भी तो गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा से चल रही है, तो विषुवत रेखा से जब जो जलधारा चलेगी वो गर्म ही होगी, तो इसको बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। तो ब्राजीलियन जलधारा की बात बोलते हैं, तो ब्राजील की जलधारा गर्म है कि ठंडा, तो कहेगी दोस्त ये तो हमारा अभी गर्म है। अब ये जलधारा इधर की ओर आती है, इधर की ओर आती है, और इधर से एक जलधारा और बहती है, ठीक है, इधर से ओर बहती हुई आती है, इसको बोलते हैं फॉकलैंड की जलधारा,
इसको क्या बोलते हैं, तो फॉकलैंड जलधारा। और ये जलधारा फिर इधर से ऐसे हो जाती है और ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे ये जलधारा इधर की ओर आने लगती है, ठीक है। जब इधर की ओर जलधारा आने लगती है तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं बेंगुएला जलधारा, बेंगुएला जलधारा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, तो बेंगुएला जलधारा बोलते हैं। कोई दिक्कत तो कि ना दोस्त, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बेंगुएला जलधारा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो बेंगुएला जलधारा आप बताइए गर्म हवा है कि ठंडा हवा है। और फॉकलैंड की जलधारा गर्म हवा है कि ठंडा। देखिए फॉकलैंड की जलधारा नीचे से आ रहा है, यानी तो नीचे से आ रहा है तो क्या ये गर्म जलधारा है कि ठंडा, तो ये ठंडा। अब बेंगुएला की जलधारा तो ये भी ठंडा, ठीक है। तो क्या इसको आपको रटना पड़ेगा, नहीं, बस सीक्वेंस आपको देखते चलिए ना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हिंद महासागर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से इधर एक जलधारा इधर की ओर बहती है, ऐसे बहती हुई आ रही है, यहाँ पे ऐसे आती है और ये जलधारा जो देख रहे हैं यहाँ से दो भाग में बढ़ जाती है। तो इसको अगर हम बात कर देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे, तो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है। मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक है। अच्छा, जो इस भाग में इधर जो बट गया इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेगाडास्कर की जलधारा, मेगाडास्कर की जलधारा, मेगाडास्कर की जलधारा, ठीक है। चलिए अब अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ऐसे। अब देखिएगा, अगर हम देखते हैं आगे, अब ये जलधारा दोनों इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा हो करके फिर आगे बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं कौन सी जलधारा, तो अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। अब आप खुद बताइएगा, अगुलहास की जलधारा इधर की ओर बहती है ऐसे और फिर ये वाला जलधारा इधर की ओर चलने लगती है, इधर की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जलधारा ये बन रही है तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो अब खुद बताइए कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, वो क्या ठंडी हवा है या गर्म हवा, गर्म जलधारा है। तो आप बोलिए कि ये तो ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए अब इधर की ओर बात कर देते हैं। अब इधर की ओर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जलधारा इधर की ओर बहती है, ठीक है, यहाँ से इधर की ओर बहती है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से जलधारा इधर की ओर जब बहती है, ठीक है, तो यहाँ की जो जलधारा होती है ये वाला, और एक ठो यहाँ से ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होती है, एक ठो यहाँ बढ़ जाती है। तो ये वाला जलधारा जो कहलाता है, ये कहलाता है सुसीमा जलधारा, ठीक है। तो सुसीमा जलधारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कि ठंडा, तो बोले कि ऊपर की ओर जा रहा है तो वो गर्म ही होगा, ठीक है। और यहाँ की बात कर देते हैं, ये जलधारा फिर आगे जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर ये जलधारा क्या कहलाता है, तो ये जलधारा जाता है क्यूरेशियो जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा। तो क्यूरेशियो जलधारा गर्म है कि ठंडा, तो बोलिए कि भाई ये तो गर्म जलधारा है, ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये जलधारा एक ठो यहाँ से आती है और एक ठो जलधारा यहाँ से आती है। तो ये वाला जो जलधारा है तो इसे बोलते हैं अखोष्टक जलधारा, ठीक है, अखोष्टक जलधारा, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी कौन सा, तो क्यूराइल जलधारा, तो क्यूराइल जलधारा। तो आप खुद बताइएगा कि क्यूराइल जलधारा है ठंडा है कि गर्म है, तो बोलिए कि दोस्त ये तो ठंडी जलधारा है। अखोष्टक जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। क्यूरेशियो, तो भैया क्यूरेशियो तो ऊपर की ओर जा रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा चीज अभी अभी और है, हम अब बता सकते हैं, ऐसा बात है कि नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में है वो हम बताते चलते हैं। अब देखिएगा एक चीज और हम क्या बताते हैं, अब हम कलर कौन सा रखें, फिर से काला रखते हैं अभी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जलधारा इधर की ओर जब, एक मिनट, ये तो हम किस पर हम चलवा रहे हैं, इस पर चलवा दे रहे हैं विजुअल रेखा पे ना। यहाँ से जलधारा इधर, ओई हुई 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 हुई, यहाँ से जो जलधारा जो होगी इधर की ओर बहेगी, तो कहेगी हाँ इधर की ओर बहेगी, ठीक है। अब यहाँ से बह करके इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, यही वाला, क्योंकि पृथ्वी गोल है, देखिएगा समझिएगा बढ़िया से, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और फिर ये वाला जलधारा ऐसे जाएगा ना, तो कहेगी हाँ ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये वाला जलधारा, ये वाला जलधारा देखिएगा, तो ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, तो पूर्व में है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो होगा वो गर्म जलधारा है कि ठंडा जलधारा,
देखिएगा एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा तो ठंडी जलधारा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा की बात कर रहे हैं तो ये तो गर्म जलधारा है ना, क्योंकि विषुवत रेखा से होकर के आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे, ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा क्या गर्म जलधारा है कि ठंडा, तो बोलिए कि ये गर्म जलधारा। और जब ऊपर की ओर ये बहती है, तो ऊपर की ओर बहती है, तो अब यही वाला हम इस साइड में लेकर के आ रहे हैं, इस साइड में, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसे बह करके इधर ये आ जाती है। तो आप खुद बताइएगा, तो इसी वाला को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरू आपको देश देखने को मिलता है, इसीलिए इस जलधारा का नाम है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, या हम्बोल्ट की जलधारा। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, तो बोले कि ऊपर की ओर जा रहा है, विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, ये तो ठंडी जलधारा है। अब समझ गए, तो हम इसको रटवाते तो आपको दिमाग खराब हो जाता। अब चलिए, यह एक गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा है, देखिएगा ओयासियो की जलधारा, हम्बोल्ट जल कहाँ गई धारा, हम्बोल्ट जलधारा, कैनरीज जलधारा और गल्फ स्ट्रीम। तो देखिएगा अभी हमने बताया, मान लीजिए कि कुछ पता नहीं है और सिर्फ पूछा ही है हमको गर्म जलधारा के बारे में, तो अब गल्फ स्ट्रीम के बारे में देखिए, तो गल्फ स्ट्रीम आपको यहाँ पे ऊपर की ओर बहते जा रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम कौन सा जलधारा है, तो कह रहे भाई ये तो गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा की बात कर देते हैं, तो देखिए हम्बोल्ट जलधारा यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है, यानी विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, तो विषुवत रेखा की ओर जा रहा है तो ठंडी जलधारा है। और ये विषुवत रेखा से जा रहा है, हम अभी बताएंगे, विषुवत रेखा से जा रहा है उधर की ओर और नीचे जाए, विषुवत रेखा से ऊपर जाए या नीचे जाए वो गर्म जलधारा, अब विषुवत रेखा की ओर जाए तो वो ठंडी जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम तो आपको देख ही लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और एक ठो और बता देते हैं। और ये जलधारा इधर की ओर जब आती है ऐसे, तो ये जलधारा यहाँ पे, ये जलधारा क्या बोलाती है, किनारी जलधारा, ठीक है। तो किनारी जलधारा क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा की ओर आ रहा है तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। चलिए, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, देखिएगा सर्वाधिक टाइम जोन की बात कर देते हैं, तो आपको लगेगा देखिएगा यही फ्रांस है। अब इसे मिटा दें, देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं ताकि आप खुद से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जो कुछ और भी है जलधारा उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सभी चीज को बताना संभव नहीं होता है दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम मिटाते हैं, कहाँ पे गया, यहाँ पे हम मिटाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, चलिए देखिएगा यहाँ की बात कर देते हैं। तो ये है जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रांस, ये फ्रांस है, ठीक है। अब ये फ्रांस को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे यार फ्रांस तो इतनी कुछ चक्के है, लेकिन ये फ्रांस जो देख रहे हैं ना, इसका सर्वाधिक टाइम जोन है। सर्वाधिक टाइम जोन क्यों है, क्योंकि इसके विश्व के अधिकांश हिस्से में छोटे छोटे द्वीप इसके कब्जे में है, ठीक है। तो वो तो अपना टाइम जोन तो देखेगा ना, अभी जो हम टाइम निकालने के लिए बताए थे ना, तो बस इसीलिए इसका टाइम जोन सर्वाधिक है। कितना सर्वाधिक टाइम जोन की बात कर देते हैं, तो फ्रांस का सर्वाधिक टाइम जोन की बात कर देते हैं तो कितना है, तो सर्वाधिक टाइम जोन की बात कर देते हैं, तो सर्वाधिक टाइम जोन इसका कितना है, तो कहिए कि 12 गो है। अच्छा, तो और भी जैसे मैं आपको लगा कि रसिया सबसे बड़ा देश है तो उसका तो टाइम जोन सर्वाधिक होना चाहिए था, तो हाँ उसका भी है। तो रसिया की बात कर देते हैं, तो रसिया का टाइम जोन कितना है, तो 11 गो है। बात कर देते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो उसका भी 11 गो टाइम जोन है। तो आपको ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक टाइम जोन किसका है, तो किसका, ये हमारा हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सुमात्रा द्वीप इसमें है, तो सुमात्रा द्वीप किसमें है, हिंद महासागर में, इसी में तो है सुमात्रा द्वीप, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, हिंद महासागर ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखिएगा, बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, अभी हमने चर्चा किया। देखिएगा फिर से हम आते हैं, आपको समझाते हैं। देखिएगा अब हम ये तो समझ गए होंगे, अब हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं, ये पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा, यह है कर्क रेखा, मकर रेखा। देखिएगा बात जब हम कर रहे हैं कि विषुवत रेखा की बात करें, तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे सर्वाधिक गर्म रहता है। गर्म रहता है तो यहाँ के जो भी जिसमें वायु है वो वायु गर्म हो जाएंगे, और गर्म होकर के क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि गर्म होने के साथ में वायु क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब दोस्तों ठंडा हो जाएगा ना, तो ऊपर उठेगा, तो
ठंडा हो गया तो ऊपर उठेगा ही, और ऊपर उठेगा तो अभी आप जानते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम ही हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जब ठंडा हो जाएगा तो वही हवा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है तो पानी का वेपोराइजेशन भी तो हो रहा है ना। ठीक है, तो पानी का वेपोराइजेशन हो रहा है यानी बाष्पीकरण हो रहा है। तो बाष्पीकरण होकर के भी जल वाष्प ऊपर उठ रहे हैं। जब ऊपर उठ रहे हैं तो वो सभी के सभी क्या हो रहे हैं, भारी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सब टेम्परेचर कम होते जा रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो भारी हो रहा है। ठीक है, अब भारी हो रहा है और जल वाष्प जो है, ये जल वाष्प के चलते में क्या हो रहा है, वो सभी जो ऊपर गए हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, चिपचिपा हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पानी का तो भी तो कुछ अंश है ना, तो वो सभी क्या हो रहे हैं, चिपचिपा हो जा रहे हैं, और वो सभी जगह क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब सभी जगह इकट्ठा हो गए हैं, अब क्या हो गए हैं, ये बादल का रूप इकट्ठा धारण कर लिया है। ये सभी जो है बादल का इकट्ठा धारण कर लिया है। अब बादल का रूप इकट्ठा धारण कर लिया है तो सभी सब चिपचिपा हो गया है। अब ये सभी के सभी क्या होंगे, नीचे की ओर आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे दोस्त, नीचे आने का रीजन क्योंकि भारी हो चुका है, चिपचिपा भी हो चुका है, और ठंडा है उसके वजह से भी भारी हो चुका है, चिपचिपा हो गया है उसके वजह से भी भारी हो गया। तो ये सभी के सभी अब क्या हो जाएंगे, नीचे आने लगेंगे। समझ में आ गया। तो बस यही तो ऑप्शन बोला गया था। तो बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, आकाश में धूल कणों के कारण नहीं, सतही तनाव के कारण नहीं, पृथ्वी के गर्म होने के कारण। तो गर्म होने के कारण तो नीचे आएगा जी, ये क्या मतलब है, वायु के चिपचिपे के कारण। यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र को डोलड्रम की बेल्ट कहा जाता है। देखिएगा, ये जैसे में ये हमारा ये पृथ्वी है और ये क्या है, तो ये है विषुवत रेखा। और देखिएगा अब विषुवत रेखा है और ये 5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 5 डिग्री साउथ, ये जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं डोलड्रम बेल्ट। डोलड्रम बेल्ट क्यों बोला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है ना कि अभी हमने बात किया कि यहाँ पे जो पवने जो होती है, ये पवने आती है, ठीक है, तो इतना ज्यादा गर्म होता है ना, गर्म होता है कि गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठ जाता है तो फिर यहाँ से तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे एकदम शांत इलाका रहता है, डोलड्रम बेल्ट जो है एकदम शांत इलाका रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ के आसपास में है, विषुवत रेखा के पास में है कि नहीं है, तो बस देखिएगा विषुवत रेखा के पास में नहीं है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे के क्षेत्र को हम डोलड्रम बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे एकदम शांत होता है। क्यों शांत होता है, अभी हमने रीजन बताया। ठीक है, क्योंकि पवने वगैरह आएंगी तो गर्म होगा, गर्म होकर के फिर वो ठंडा होगा, ठंडा होकर के फिर ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ पे तो एकदम शांत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। देखिएगा ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, जैसे में यहाँ पे ये कोई चीज है, ये कोई मान लीजिए चट्टान है, यहाँ से कोई चट्टान है, ठीक है, तो यहाँ से चट्टान, अब ये चट्टान इधर से टकराती है और ये चट्टान इधर से टकराती है और बीच से कुछ ऐसे निकल आते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे में तो जैसे हमारा हिमालय को देख ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे में अब ये जो चट्टान ऐसे निकल जा रही है, ठीक है, तो इस तरह की जो चट्टानें ऐसे निकलती है तो उसी को बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। तो अब समझ में आया कि ब्लॉक क्या हो गया। तो पूछा जा रहा है कि उदाहरण कौन सा है, तो एक चट्टान है, उस चट्टान को क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट ये माउंटेन है, ये ब्लैक फॉरेस्ट आपको कहाँ पे पड़ेगा, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट आपको पड़ता है जर्मनी में पड़ता है। तो ये जो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, यानी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो काला जंगल यहाँ पे एकदम हिंदी में लिख दिया है, ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले एक पे देखते हैं, कौन करंट गर्म प्रकृति की है। देखिएगा अभी हमने चर्चा किया है, ठीक है, बेंगुएला के बारे में बताया है। तो देखिएगा बेंगुएला, पहले हम ऑप्शन पर हम लेकर के चलते हैं। देखिएगा दोस्त, देखिएगा बेंगुएला की बात कर रहे हैं, देखिएगा तो ये किधर की ओर जा रहा है दोस्त, तो कहे कि ये विषुवत रेखा की ओर जा रहा है। तो बेंगुएला है तो ठंडा जलधारा हो गया, तो इसको ठंडा जलधारा हो गया। हमें पूछा क्या है भाई, गर्म पूछा, कौन करंट गर्म है, यानी कौन सा जलधारा गर्म है। तो बेंगुएला तो ठंडा है, खत्म कर दीजिए। केंद्री की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा केंद्री, देखिएगा ये है किनारी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये गर्म है कि ठंडा, तो भैया ये तो ठंडा है ना, ऊपर की ओर ना, ऊपर से इधर की ओर ना आ रहा था, याद आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया।
रेनेल जलधारा की बात कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा रेनेल जलधारा और एक फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, तो ये तो ठंडा जलधारा हो गया, जब ठंडा जलधारा हो गया ना। और रेनेल जलधारा देखिएगा इधर की ओर बह रहा है, विषुवत रेखा से जा रहा है, तो रेनेल जलधारा कौन सा जलधारा हो गया, गर्म जलधारा हो गया। तो देख रहे हैं ना, सब क्वेश्चन बनेगा, बस आपको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। फॉकलैंड तो ठंडा हो गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशतता कितना है? तो देखिएगा वायुमंडल की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा वायुमंडल की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पहले आप बताइएगा कि ऑक्सीजन का प्रतिशतता कितना है, ठीक है। आप वायुमंडल की बात कर देते हैं तो ऑक्सीजन का प्रतिशतता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हम बात कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर देते हैं तो 0.03%, ठीक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 0.003 नहीं, इसको काटिए, 0.03 भी नहीं, ये इसको भी काट दीजिए, 0.03% होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तब सही होगा। चलिए, आगे क्या बोला गया कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी, अब जैसे में ये है सन और चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा से पृथ्वी, ये हो गया हमारा अर्थ और ये हो गया आपको मून हो गया, इसकी औसत दूरी कितना होता है? तो 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग में 64 नहीं 84 है, बस ऑप्शन नंबर 2 पर आगे बढ़िए। आगे क्या बोला गया कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यानी कार्बन डेटिंग विधि से अगर बात कर देते हैं तो ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात कर देते हैं, जीवाश्मों की आयु, जीवाश्मों की आयु, ठीक है। जीवाश्मों की आयु जिसकी आयु लगभग कितना है? तो 50,000 साल है ना, उससे कम की आयु हम कार्बन डेटिंग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। बात कर देते हैं, ये है यूरेनियम डेटिंग विधि की, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ये पुरानी चट्टानों को आयु ज्ञात करते हैं, पुरानी चट्टानों को, ठीक है। और ये 1 लाख से पुरानी जिसकी आयु से ज्यादा हो चुका है ना, यानी पुरानी से पुरानी चट्टानों को, ठीक है, उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, ये यूरेनियम डेटिंग विधि से हमको उसको आयु प्राप्त कर लेते हैं। पोटेशियम आर्गन विधि से बात कर देते हैं तो इसको, इससे भी आपको चट्टानों के बारे में हम आयु निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा चट्टान? ये ज्वालामुखीय चट्टान, ज्वालामुखीय चट्टान जो होते हैं ना, ज्वालामुखीय चट्टान की आयु हम पोटेशियम आर्गन विधि से निकालते हैं, यानी जिसकी आयु लगभग 1 साल से 1 साल बोल दिया, 1 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष से क्या है, अधिक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पोटेशियम आर्गन विधि जो होता है, ये ज्वालामुखीय चट्टान जो होते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जीवाश्मों की आयु हम कार्बन डेटिंग विधि से निकाल सकते हैं, जिस समय हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो वो सब निकल रहा था, तो उस समय जीवाश्म था ना, पहले कुछ आदमी थे, जीव के अंश उसमें थे। अब चट्टान वगैरह है तो उसमें जीवाश्म, चट्टान में तो जीवाश्म नहीं है ना, ठीक है। तो ये पुरानी चट्टाने होंगे, उसको हम यूरेनियम डेटिंग विधि से कर लेंगे, जो सबसे पुरानी होगी। और जो पोटेशियम आर्गन विधि से जो ज्वालामुखीय चट्टान होते हैं, जैसे में अभी नीचे से जो होते हैं लावा वगैरह, उस तरह के जो चट्टान बनते हैं, तो उसकी आयु हम पोटेशियम आर्गन विधि से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, भूगर्भिक चट्टानों, यानी भूमि के अंदर वाले चट्टानों, तो भूमि के अंदर वाले चट्टानों ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है, कैसे बना? उसी से ना बना है, तो उसको किससे करेंगे? तो पोटेशियम आर्गन विधि से। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है। आगे देखिएगा, ये बोला गया कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, और देखिएगा आग्नेय चट्टान के बारे में बोला गया है, ठीक है। एक होता है, हम बता देते हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, टाइम वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक होता है अवसादी चट्टान, एक क्या होता है, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, या इसको आप लोग बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को कैसे हम लोग याद रखते हैं? तो देखिएगा आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं तो ग्रे बेबी साइन, ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेबो, दिखाई पड़ रहा है ना जी, चलिए, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, सिस्ट, सॉरी बेसाल्ट,
बिटुमिनस साइनाइट, ये सभी के सभी आपको क्या है, आग्नेय चट्टान है। सब सेल चुन लिए, सब सेल चुन लिया, तो ये आपको क्या है, तो ये आपको मिलेंगे अपसादी चट्टान। कौन कौन है, सब पिंड, ये क्या है, तो ये अपसादी चट्टान है। सेल, ये है अपसादी चट्टान है, ठीक है। चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। और एक क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये वाला बात सब में। और ली से क्या हो गया, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। ये सभी के सभी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, तो ये सभी के सभी आपको अपसादी चट्टान है। अब हमें पूछा क्या है, आग्नेय चट्टान कौन सा उदाहरण है। देखिएगा बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर तो अपसादी चट्टान में ना है जी, तो काम खत्म कर दीजिए, यही ना है बलुआ पत्थर। संगमरमर, अब इसको हमको और भी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देते हैं, चलिए जब आ गया है तो बता देते हैं। अपसादी चट्टान का रूपांतरण होगा, ठीक है, तो रूपांतरण किस में होता है, यानी रूपांतरण यानी कायांतरित जब होता है तो किस में होता है, सपिंड को सपिंड शिष्ट में बदलता है, सपिंड शिष्ट में बदलता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, सेल स्लेट में बदल जाता है, ठीक है, सेल स्लेट में। चूना पत्थर की अगर बात कर देते हैं, और एक होता है बलुआ पत्थर, तो चूना पत्थर किस में बदलता है, तो संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है। अब बलुआ पत्थर किस में, तो क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में। लिग्नाइट कोयला तो एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। चलिए अब समझ जाइएगा। संगमरमर, तो संगमरमर देखिए, तो ये तो कायांतरित चट्टान है ना, यानी कायांतरित चट्टान हो गया, यानी अपसादी चट्टान जब बदलते हैं किसमें, तो संगमरमर बदलता, सॉरी ये कहाँ गया संगमरमर, तो संगमरमर यानी चूरा पत्थर जो होता है टूट फूट करके क्या बनता है, कायांतरित चट्टान बनता है, तो आग्नेय चट्टान तो है नहीं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट देखिएगा तो कहाँ जगह, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सभी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आग्नेय चट्टान में आपको देखिएगा ये सभी है, ये भी खत्म हो गया। बेसाल्ट देखिएगा तो बेसाल्ट, यही ऑप्शन नंबर देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है बेसाल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख रहे हैं कहाँ से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या, किसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो अभी हमने देखा कि लाल ग्रह किसे बोला जाता है, तो मंगल को बोला जाता है, ठीक है। अब अभी क्या बोला गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण देखिएगा, एक होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण चंद्र, ओहो चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जो होता है ना, ये होता है अमावस्या के समय, अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन। और ये चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण पूछा है, तो ये कब हो जाएगा, तो अमावस्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और कैसे कैसे होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो पता ही है कि कौन किसके किसके बीच में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं, सेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, इसको हम बता देते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। थोड़ा सेशन के बारे में बताइए, कैसा लगता है, नहीं लगता है, जो अगर अच्छा लगता होगा तो कुछ बताइएगा, लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या बताएंगे। अब बस बोलेंगे दोस्त कि पढ़िए, एजुकेशन माफिया के फेर में मत पढ़िए, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, कॉपी किताब निकालिए, टेबल कुर्सी पर बैठिए, अब खूब रिकॉर्ड डालिए, इतना कस के पढ़िए ना, बस अच्छे तरीके से पढ़िए, सब कुछ होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।